हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में लीगल एस्पेक्ट्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग अपना जो जून 2020 का एग्जाम था वो आप लोगों का उसको कंडक्ट करवाया गया था 17 अक्टूबर 2020 को मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर पेपर टू कॉमर्स के। ये आप लोगों के लीगल एस्पेक्ट्स के पीवाईक्यूज हम लोगों के पास में है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। एक आप लोगों के पास में जब गुड्स को बेचा जाता है तो एक मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, जो क्या होता है, कंडीशन होती है। जैसे कि एसी को खरीद रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या है कि वो कूलिंग करेगा। तो जो मेन पर्पस होता है वो क्या होते हैं, कंडीशन होते हैं, जिसके टूटने पे कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ माना जाता है। ठीक है। और एडिशनल जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, वारंटी रहता है। ठीक है। जो आप लोगों के पास में क्या रहता है, एडिशनल रहता है, जिसके टूटने पे कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ नहीं माना जाता है। ठीक है। तो जो कंडीशंस होती हैं वो आप लोगों के पास में दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक्सप्रेस, जो वर्ड्स के थ्रू आप लोगों के पास में बता दी जाती हैं साफ साफ, और कुछ चीजें होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं, वो क्या होती है, इम्प्लाइड नेचर की होती हैं। तो क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन क्या नहीं है? तो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी या फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। कंडीशन एज टू मार्केटेबल क्वालिटी, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी। ठीक है। कंडीशन एज टू होलसमनेस, ये भी इम्प्लाइड है कि होनी चाहिए। हम लोग पूछने नहीं बैठेंगे कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या फिर नहीं है, लेकिन ये हम लोग पूछेंगे कंडीशन एज टू फ्री फ्रॉम इनकम्प्रेसिव, मतलब कि जो हम लोग प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं या जो सेलर सेल कर रहा है उसके ऊपर किसी और का तो चार्ज नहीं है ना, है ना, वो औरों के चार्ज से फ्री है ना। तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती, इसको पूछा जाता है, ये एक्सप्रेस टाइप की होती है। ओके। कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है? कंडीशन क्या हो गया, मेन पर्पस हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, जो एसेंशियल पर्पस होता है। ठीक है। जिसके टूटने पे कॉन्ट्रैक्ट को टूटा हुआ माना जाता है, और जिसके टूटने के ऊपर अगर कंडीशन टूटेगी तो देखो, कंडीशन टूट गई तो इसका मतलब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही टूट गया, तो वारंटी तो अपने आप ही टूट जाएगी। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट किया जाता है, ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जाता है। और जो वारंटी होता है वो आप लोगों के पास में एडिशनल कोलेट्रल होता है मेन पर्पस के। एग्रीव पार्टी जो है वो क्या क्लेम कर सकते हैं, केवल डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट यहाँ पे नहीं किया जाता है। और जो ब्रीच ऑफ वारंटी होती है उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं माना जाता है। ठीक है। ओके। बट कंडीशन टूटी तो वारंटी तो अपने आप ही टूट जाएगी, क्योंकि जब सब कुछ ही टूट गया तो वारंटी तो अपने आप ही टूट जाती है। ठीक है। सो कंडीशन जो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो आप लोगों के पास में क्या होती है, कंडीशन होती है। ठीक है। सो ये दो तरीके की होती हैं, एक्सप्रेस जो बता दी जाती हैं साफ साफ तो वो एक्सप्रेस होती है, और इम्प्लाइड जो आप लोगों के पास में क्या होती है, इम्प्लिसिट नेचर की होती हैं। ठीक है। जैसे कि जो इम्प्लाइड कंडीशन है वो क्या क्या है, कि जो कंडीशन है उसका टाइटल अच्छा होना चाहिए। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, जो प्रोडक्ट है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी सैंपल दिखाया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट हम लोग लेंगे। तो ये इम्प्लाइड है कि आपने जो हमें प्रोडक्ट दिखाया तो हम पूछने थोड़ी ना बैठेंगे कि आप हमें वही दे रहे हो या नहीं, तो वो इम्प्लाइड है कि आप वही दोगे। डिस्क्रिप्शन जो है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू मार्केटेबिलिटी, एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस। तो ये आप लोगों के पास में क्या रहते हैं, इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं। ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005? आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो हम जो पर्सन है उनको क्या है, अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहां पे क्या कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। बट आरटीआई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर किस किस चीज को शामिल किया जाता है, और यहाँ पे पूछा गया है कि क्या इसमें नहीं आएगा। तो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में लॉग बुक आता है, सर्कुलर आता है, फाइल नोटिंग इन द प्रोसेस में है वो इसमें नहीं आती है। डाटा मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है तो वो भी आप लोगों के पास में आएगा। लॉग बुक आएगी, सर्कुलर आएगा, डाटा मटेरियल हेल्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आएगा। क्लियर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन के डेफिनेशन में। याद रखिएगा आरटीआई एक्ट कब आया है, 2005 में आया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट 2000,
सबके ईयर जरूर याद रखना है, क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से ही आप लोगों को आ जाता है। तो जो हम लोगों के पास में आईटी एक्ट है 2000 जो अपडेट हुआ था कब, 2008 के अंदर। तो वहां पे क्या है, कोई भी डिजिटल एसेट को स्टील किया जाता है या फिर इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है, उसको कंसीडर किया जाता है एज ए साइबर क्राइम। अगर हम किसी की डिजिटल एसेट को चुराते हैं, इंफॉर्मेशन को चुराते हैं, तो उसको साइबर क्राइम ट्रीट किया जाता है। अंडर विच सेक्शन, अंडर सेक्शन 65, सेक्शन 65 के अंडर आईटी एक्ट के। यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर कोई भी डिजिटल एसेट को चुराया जाता है तो उसको साइबर क्राइम ट्रीट किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच आर आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट द फीचर ऑफ जीएसटी 2017 इन इंडिया। आपको पता है बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे ऊपर लगते थे, तो उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर कर एक टैक्स हम लोगों के पास में आया है, दैट इज जीएसटी, दैट स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये क्या है, किस तरीके का टैक्स है, ये आप लोगों के पास में एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आप लोगों के पास में क्या है, वन नेशन फॉर वन टैक्स, पूरे इंडिया में एक टैक्स है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका क्या फीचर नहीं है। तो जो जीएसटी होता है ये एप्लीकेबल होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, सप्लाई के ऊपर अप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज की। जो जीएसटी है ये आप लोगों का किस तरीके का टैक्स है, कंजप्शन बेस्ड या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आप लोगों के पास में है। ठीक है, कंजप्शन बेस्ड है, मतलब कि जहां पे कंजप्शन हो रही है वहां पे टैक्स का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये ओरिजन बेस्ड आप लोगों का, जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजन, ये वाली जो बात है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जो जीएसटी है वो कंजप्शन बेस्ड ट्रीट होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, अगर जो ट्रेड होता है वो आप लोगों का क्या होता है, विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट होता है। अगर स्टेट के अंदर ही क्या होता है, ट्रेड होता है, तो क्या लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है। ठीक है, अगर इंट्रा ट्रेड होता है, ठीक है, अगर इंट्रा ट्रेड होता है, अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड होता है जिसको क्या कहा जाता है, इंटर स्टेट, विद इन द स्टेट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, इंट्रा स्टेट, और स्टेट के अंदर ही होता है तो वो क्या होता है, इंटर स्टेट होता है। तो उस केस में क्या अप्लाई होता है, आईजीएसटी लगता है। ठीक है, ओके। तो इंपोर्ट जो होता है गुड्स का, अगर गुड्स को खरीदा जा रहा है तो बाहर से खरीदा जा रहा है, इंपोर्ट का मतलब फॉरेन से गुड्स को खरीदना, तो उसको इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट किया जाएगा कि वो बाहर से आ रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। जब इंट्रा स्टेट के अंदर ट्रेड होता है तो क्या अप्लाई होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंटर स्टेट होता है तो आईजीएसटी अप्लाई होता है। तो ये एक ड्यूल टैक्सेशन है, सेंटर और स्टेट सिमल्टेनियसली लगाते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी जो होता है वो सभी गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ये वाली बात गलत है। कुछ सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज फॉल्स एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 टू 18 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग क्या है जो इसके अंदर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सो एक क्या इसमें से गलत है, ए वॉइड एग्रीमेंट इज वन दैट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल करेक्ट है। जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग से ही क्या होता है, वॉइड होता है। जैसे कि मैं तारे तोड़ लाऊंगी तो वो वॉइड है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को जब दो पार्टीज आप लोगों के पास में होती है, एक होता है प्रोमाइजर, एक होती है प्रोमाइजिंग, तो जब दोनों में से कोई भी अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पाता या फिर फुलफिल कर लेता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ऑल्ट्रेशन हो जाती है, नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जिसको नोवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि जो भी दोनों पार्टीज थी अब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो चुकी हैं, मुक्त हो चुकी है। उनके ऊपर उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे तो भी डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो भी दोनों अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होगी, तो वो भी क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। असाइनमेंट एक ऑब्वियस मोड है, ये वाली जो बात है ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और जब एक पार्टी क्या करती है, वेव कर देती है, तो दूसरी पार्टी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है अपनी ऑब्लिगेशन से। मैंने वेव कर दिया, मैंने छोड़ दिया अपना अधिकार, तो
दूसरी पार्टी अपने आप ही ऑब्लिगेशन से वेव हो जाएगी। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। Move to the next question. What is the correct sequence implied in the Indian Contract Act 1872? ये मैंने बहुत बारी बता दिया है। सबसे पहले क्या होता है, ऑफर होता है, प्रपोजल होता है। ठीक है, प्रपोजल की क्या होती है, एक्सेप्टेंस होती है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से क्या बनता है आप लोगों के पास में, प्रॉमिस बनता है। ठीक है, फिर जब क्या किया जाता है, प्रॉमिस के अंदर जब क्या जोड़ दिया जाता है, कंसिडरेशन को जोड़ दिया जाता है। तो ये आप लोगों प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन को जोड़ दिया जाता है तो ये आप लोगों के पास में क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट में जब लॉ को जोड़ दिया जाता है तो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो पहले प्रपोजल होता है, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है, तो उससे क्या बनता है आप लोगों का, प्रॉमिस बनता है। फिर कंसिडरेशन को जोड़ दिया जाता है तो फिर एग्रीमेंट बनता है, और लास्ट में क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और सबसे लास्ट में क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सबसे पहले है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, डी जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द आरटीआई एक्ट 2005? तो हम लोगों के पास में कौन सा एक्ट आता है, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आता है। तो इसके लिए क्या बात जो है वो करेक्ट नहीं है। तो जो आप लोगों के पास में क्या बात करेक्ट नहीं है आरटीआई के लिए, ये हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू टू एवरीवन। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा। इसका एक और पार्ट आएगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, सो थैंक यू टू एवरीवन।